बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, डीजीआईएसपीआर और पहिए का मुकाबला। जी हां, डीजीआईएसपीआर साहब ने भी 3 से 4 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आखिरकार आज 3 दिन बाद पीआईए के उस जहाज का पहिया मिल गया जिसने एक पहिए पर ही लाहौर में लैंडिंग कर दी थी। आपको खबर याद होगी, जब पीआईए का एक जहाज कराची से उड़ा और उड़ने के बाद जब लाहौर आकर उसने लैंड किया तो उसका एक पहिया ही मौजूद नहीं था। मतलब कि एक पहिए के बगैर उसने लैंडिंग कर दी। पूरी दुनिया में ये न्यूज़ स्टोरी बनी, सबने इस पर बातचीत शुरू की, लेकिन पाकिस्तान को वो पहिया ना मिला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी और एविएशन अथॉरिटी को भी वो पहिया नहीं मिला। पहला दिन भी गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया, तीसरा भी गुजर गया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये लग तो आपको अजरा तफन्नन रही होगी बात, लेकिन दूसरी बात तो जाहिर है मजाक वाली नहीं। उसमें तो हमारे भाई शहीद हुए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग, हमारे सिविलियन लोग उसमें शहीद हुए। तो वो जो दूसरा सारे का सारा सान्या है जो बलूचिस्तान में हुआ, उसमें भी पाकिस्तानी कौम जो है वो इंतज़ार करती रही कि किस तरीके से डीजीआईएसपीआर या हुकूमत का कोई और अहम रुकन जो है, वो भले बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो आकर हमें इतलात दें कि वहाँ पर कौन शहीद हुआ, कौन बचा, किस तरीके से वो पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है वो तकमील को पहुँचा या नहीं पहुँचा। या अभी भी जैसे कि जावेद चौधरी वगैरह कह रहे हैं कि अभी भी 70 से 80 आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान जो हैं वो शायद बीएलए के लोगों के कब्जे में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद चौधरी साहब इसका क्याफा लगा रहे हैं और उन्होंने नंबर गेम भी आपके सामने रखी है। हमने पिछले व्लॉग में वो आपको सुनवाई भी है। तो इन तमाम हालात के अंदर डीजीआईएसपीआर साहब और पहिए का सख्त मुकाबला था, क्योंकि 3 दिन से पहिया भी नहीं मिल रहा था, डीजी साहब भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन मुकाबला जो है वो पहिया जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 दिन के बाद अब पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट हैं उनको जो एविएशन की अथॉरिटी कंट्रोल करती है और फिर जहाज़ों की जो सेफ्टी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उन्होंने आखिरकार लाहौर में पहिया ढूंढ लिया है। और माजरत लाहौर कहा, कराची में पहिया ढूंढ लिया है। और पता ये चला है कि वो पहिया जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ के बाद वो पहिया जो है वो करीबी किसी पार्किंग लॉट के करीब वो गिरा। और आप खुद सोच सकते हैं कि जहाज़ का पहिया जो है वो उसका हुजम और उसका वज़न सोच लें तो शुक्र खुदा का ये करें कि नीचे कोई इंसान नहीं थे या वो पहिया किसी के ऊपर जाके नहीं गिरा, क्योंकि उससे भी जानी नुकसान हो सकता था। तो एक तो ये कि 3 दिन तक हम वैसे नंबर 1 हैं, इसमें भी वैसे हमें नंबर 1 डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि सोचिए कि एक जहाज़ उड़ता है, उसके बाद वो लैंड करता है तो उसका पहिया ही नहीं होता। चलें, ये तो आप कह सकते हैं कि रास्ते में पहिया गिर गया या कुछ हो गया, मेंटेनेंस की कमी थी, प्रॉपर मेंटेनेंस की नहीं जहाज़ की, जो भी आप इल्ज़ाम लगा लें या क्याफा लगा लें। लेकिन आगे काबिलियत पे ज़रा गौर करें कि 3 दिन हम वो पहिया ढूंढते रहे। जाहिर है वो पहिया एयरपोर्ट की, या तो चले कोई रास्ते में गिरा होता ना तो फिर भी आप कहते, वो एयरपोर्ट की हदूद में से ही वो पहिया मिला आखिरकार। लेकिन 3 दिन लग गए हमें इस काम को। आप खुद सोच लीजिए पूरी दुनिया में किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर नंबर 1 डिक्लेयर करती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कौमी क्रिकेटर आमिर जमाल, उनकी कैप के ऊपर, ये सोशल मीडिया पर खबर इस टाइम बहुत गर्दिश कर रही है, उनकी कैप पर 804 लिखा हुआ था। जी हाँ, जाहिर है आपको पता है कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब से रिलेटेड उनका जो जेल का नंबर था, सारे लोग उसका नारा लगाते हैं, तो उनकी कैप के ऊपर 804 लिखा हुआ था। अब पीसीबी ने इस बिना पर उनको 13 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। जी हाँ, पीसीबी ने एक कानून इस्तेमाल किया है कि ये एक सियासी नारा है और सियासी नारा यूनिफॉर्म के ऊपर लिखने पर पाबंदी है, इसलिए कौमी क्रिकेटर आमिर जमाल को कैप पर 804 लिखने के बायस पीसीबी की जानब से 13 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। चलें, कम अज़ कम एक तो फैसला हुआ कि पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हुए किसी सूरत भी अपनी यूनिफॉर्म के अंदर वो किसी सूरत भी कोई सियासी बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर काश यही लॉ जो है ये हमारे डीजीआईएसपीआर साहब पर या हमारे आर्म्ड फोर्सेस के दूसरे कई अफसरान के ऊपर अगर लाहक हो, वो तो यूनिफॉर्म पहन के सख्त किस्म की सियासत करते हैं, सियासी बयान भी देते हैं, सियासी हमला आवरी भी करते हैं, सियासी बयानियाँ भी बिल्ड करते हैं। सोचिए कि एक तरफ जो हमारी क्रिकेट टीम है और क्रिकेटर हैं, उनको अलाउ नहीं है कि जब वो अपने
यूनिफॉर्म, मतलब जब वो अपनी क्रिकेटिंग किट में हों तो वो कोई सियासी नारा नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस के बहुत सीनियर जनरल्स जो हैं कई, वो वर्दी पहनकर सियासत कर सकते हैं और उन्हें उसकी इजाज़त है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अब दोबारा उसी के ऊपर बहस हो रही है बहुत ज़्यादा, जो हमने पिछले व्लॉग में भी रखी है आपके सामने, और वो बहस ये है कि कितने लोग थे। मीन 440 थे, तो अभी तक 100 लोग जो हैं या 80 के करीब लोगों का क्यों नहीं पता चल रहा। जावेद चौधरी साहब ने भी सवाल उठा दिए। अब DGSPR साहब की जो बातचीत के अंदर फ़र्क है उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अब सवाल भी उठा रहे हैं और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं कि लाशें कितनी थीं और नंबर कितना है जो लोग रिहा हुए, क्या वाकई वो लोग रिहा हुए हैं या नहीं हुए। तो अब इसके ऊपर जितनी जितनी बहस चल रही है और जो भी छोटा मोटा क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर अब लोगों पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मतलब अगर कोई बंदा ये सवाल पूछ रहा है ना कि उन्हें लग रहा है कि लोग ज़्यादा थे या लोग कम डिक्लेयर किए गए या लाशें कम मिली हैं या लोगों को शायद BLA वाले ले गए हैं, जो भी इसके ऊपर कोई एतराज़ खड़ा कर रहा है या सवाल पूछ रहा है, उनके ऊपर पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दी की दफात जो है वो भी लगाई जा रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि आपको याद होगा कि जनरल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो बलूचिस्तान की या पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी है वो मिलिट्री की जिम्मेदारी नहीं है, वो लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है या पुलिस की या दूसरे इदारों की। तो इंटरनल सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमने जब तारीख देखी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तारीख है। तारीख बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताती है। आपको बलूचिस्तान की थोड़ी तारीख बताते हैं और आपको अंदाज़ा होगा, वैसे तो बलूचिस्तान की तारीख पिछले 400-500 साल की निकालें तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ही है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होता। वहाँ पर्शियन कंट्रोल हो या ब्रिटिश कंट्रोल हो या उनके आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वहाँ चलता आया। लेकिन अभी तक अगर पाकिस्तान बनने के बाद की तारीख पर भी हम नज़र दौड़ाएं तो कम से कम 4 से 5 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट तो 1948 में हुआ और जाहिर है वो जब कल्लात ने, खान ऑफ कल्लात ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर या उस इलाके को, कल्लात को पाकिस्तान के अंदर शामिल करने की हामी भरी, तो उन्हीं के शायद भाई ने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। खैर वो बाद में 1950 में फिर उन्होंने अपने आप को वापस सरेंडर कर दिया। पहले वो 2 साल के लिए अफ़गानिस्तान चले गए, जंग लड़ते रहे या जंग का ऐलान कर दिया था उन्होंने। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट 1955 में, जो कल्लात का स्पेशल स्टेटस जब एंड हुआ अंडर 1 यूनिट, उसके स्पेशल स्टेटस को एंड करके तो हमने 1 यूनिट में उसको ले लिया, तब वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नरोज़ खान ने रिबेलियन जो किया अपना, उन्होंने रिबेल किया और रिबेलियन थे वो 1958 से 59, ये वही वो दूसरा या तीसरा इसे आप कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। और उसके बाद फिर 1971 में, बल्कि 70 में, हमारे जो 71 में हमारे जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब हैं, उन्होंने उस वक्त जो बलूचिस्तान का एक डिफरेंट इलाकों को मर्ज किया था 1 यूनिट के अंदर। मीन पूरा पाकिस्तान 1 यूनिट था ना, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के उस वक्त जो 1 यूनिट पॉलिसी थी, उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल बर्तरी थी मुजीबुर रहमान शेख की, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जनरल याया खान ने 1 यूनिट को तोड़ा और 1 यूनिट को तोड़कर सूबे बनाए। मकसद क्या था? अपना कंट्रोल, अपने इक़्तिदार को लंबा करना। और उसी में जो बलूचिस्तान के छोटे छोटे इलाकों को जोड़ के पहले 1 यूनिट के अंदर मर्ज किया था, फिर 1 यूनिट को तोड़ के बलूचिस्तान की उन तमाम रियासतों को, कल्लात और दूसरे तमाम इलाकों को एक सूबे में कन्वर्ट कर दिया। बलूचिस्तान का सूबा उसे कहा जाना शुरू किया। और फिर चौथा और आखिरी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2004 में, याद कीजिए, शुरू हुआ जब ग्वादर वगैरह पर हमला हुआ और उसके बाद 2005 में नवाब अकबर बुगटी को कत्ल किया गया। और उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि 1948 में पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 1955-58 में दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जाहिर है 1973-71 उस ज़माने का था, जब फिर मिलिट्री ने वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए, आपको याद होगा। और चौथा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर 2024 के अंदर जो है वो चौथा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुआ था।
अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस सारी तारीख के चक्कर में किस तरफ चले गए, तो वो आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। वो इसलिए हमने इस पर बात की कि जब डीजी साहब ये कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारा काम नहीं है, लेकिन ऐन उसी वक्त हम देखते हैं कि वो ज़राअत भी कर रहे हैं, वो बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, तो वो उनका काम है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बलूचिस्तान का ये जो आपने 1 यूनिट से पूरा सूबा बना दिया, उसके बाद से इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक बड़ी ही डिफरेंट शक्ल इख्तियार कर ली। जिन मुल्कों को भी ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि वहाँ फॉल्ट लाइन हो, नस्ली एतबार पर, लसानी एतबार पर, ज़ुबान की एतबार पर, मज़हब के एतबार पर, तो वो यूनिट्स को छोटा रखते हैं, यूनिट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ जिसमें उनके अंदर प्रोग्रेस ज़्यादा हो सके। यूनिट्स को इतना बड़ा नहीं होने देते कि लोग फिर उसमें से लिसानी जंगें जानबूझकर निकाल लें और बड़ा चंक ही आपसे छीन के ले जाएं। तो आप देख लीजिए कि जो हिंदुस्तान का सूबा पंजाब था, उसके अंदर हिंदुस्तान को मसाइल नज़र आते थे, उन्होंने उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा बलूचिस्तान को तकसीम करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के कई हिस्से थे, लेकिन उन कई हिस्सों को हमने मर्ज करके 1 यूनिट में पहले डाला, और फिर जब 1 यूनिट को ख़त्म किया तो हमने उन कई हिस्सों का एक पूरा प्रोविंस बना दिया। तो वी आस्क्ड फॉर द ट्रबल, और जाहिर है इस पर जो बलोच दोस्त होंगे उनका शायद पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, और मैं उसका पूरा एहतराम करता हूँ क्योंकि वो उस इलाके से हैं, उनकी राय मेरे से ज़्यादा मोतबर है। मैं तो सिर्फ आपको एक तारीखी पस मंज़र दिया है जो मुझे समझ आई कि अगर पाकिस्तान, और जब मैं बलूचिस्तान कहता हूँ तो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पंजाब को भी डिवाइड करना चाहिए था। आज सराइकी जो हैं वो भी आज इसी परेशानी में मुब्तला हैं। उन्हें लगता है उनके रिसोर्सेज जो है वो नॉर्दर्न या सेंट्रल पंजाब ले जाता है, तो नॉर्थ का अलग होना चाहिए था। ऐसे ही डिफरेंट रीजन्स बन सकते थे, तो बजाय इसके कि ज़ुबानों के अतबार पर हम सूबों की तकसीम करते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पर अगर छोटे छोटे सूबे बनाते और बहुत सारे सूबे बनाते, पाकिस्तान के 4 की बजाय को 30, 35, 36, 40 जितने भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने पड़ते वो बनाते, तो आज शायद ये कॉन्फ्लिक्ट इस शक्ल में ना होता, उसकी शक्ल बहुत डिफरेंट होती। तो आज चौधरी साहब तो बड़े आराम से कह देते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि अब अगर देखें तो ये सारा जो हमारे गले नया ढोल है, ये भी जनरल याया खान का डाला हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश से तो हमें नुकसान हो गया, लेकिन जनरल याया खान ने इसको जब 1 यूनिट से निकाल के सूबा बनाया, तो उसके बाद अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके सामने है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। नजम सेठी साहब ने एक और बयान दिया है, और बहुत ही धुआंधार बयान है। उन्होंने कहा है कि इनको तो ये भी नहीं पता कि BLA में है कौन कौन, ये इंटेलिजेंस का इनका क्या प्लान होना है, इनका इतना बड़ा फेलियर है, इनको पता ही नहीं है कि कौन कौन BLA के अंदर है। इन्होंने कहा कि ना उनकी तस्वीरें हैं, ना उनके नाम हैं, किसी को नहीं पता कि BLA को किस किस ने ज्वाइन कर लिया है। इन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि अब अगर इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है तो इमरान खान को ऑन बोर्ड लें, जेल में इमरान खान से रब्ता करें, उन्हें ऑन बोर्ड लें। दिस इज़ द ओनली वे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो किसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये इमरान खान को ऑन बोर्ड नहीं लेते तो फिर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो जाहिर है जिसके साथ अवाम हो, जिसके पीछे अवाम की बड़ी तादाद हो, जब तक वो इस सारे किस्से में ऑन बोर्ड नहीं होगा तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका किसी भी किस्म का जो रिजॉल्व करने का जो भी कोई भी प्रोसेस है वो नहीं निकाला जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े हम दावे कर रहे हैं कि हमें ये पता है वो पता है, हमें बेसिकली ये तक नहीं पता कि BLA के अंदर कौन कौन जो है वो जा चुका है और किस किस ने उसे ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर है जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन मंज। उनसे इंटरव्यू के लिए रब्ता किया है वकार बग्गा ने, सियासत पीके के लिए वो इंटरव्यूज़ करते हैं, और अब वो ये खबर दे रहे हैं कि जो अमजद यासीन हैं उन्होंने ये बताया कि मुझे कैमरे पर आने से मना किया गया है। आप ज़रा गौर कीजिए कि एक तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितने लोग कहाँ शहीद हुए, एक तरफ ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, और दूसरी तरफ जो एनी शाहिद हैं जिन्होंने तो BBC के ऊपर इंटरव्यूज़ दे दिए, जो आम पैसेंजर्स थे वो तो ठीक है, लेकिन एनी शाहिद जो है, जैसा कि ट्रेन के जो ड्राइवर है, ही इज़ द मेजर, मैं ये कहूँगा कि एक मेजर किरदार है इस पूरे के पूरे साने का। उनके सामने सब कुछ हुआ है, तो उनका तो अभी तक वो, बल्कि उनको तो DG के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा लेते तो कोई बुरी बात नहीं थी, अगर वो सेहतियाब हैं और वो ज़ख्मी नहीं है या वो बात करना चाहते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब ये पता चल रहा है कि अमजद यासीन साहब ने बताया है कि उनको तो कैमरे के सामने आने से सख्ती से मना किया गया है,
उनको इजाज़त नहीं है कि वो कैमरे के सामने आकर इंटरव्यू दें। तो अगर हमने कोई बात छुपानी नहीं है तो फिर हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल आपके सामने छोड़े चले जाते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। फौज हर जगह नहीं हो सकती। बलूचिस्तान हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि आप के डिप्टी कमिश्नर्स बताएं कि उन्हें क्या मसाइल हैं और क्या सपोर्ट चाहिए। 83,000 लेवीज के दस्ते वहां इनरोल हैं और ये वहां के सरदार करते हैं। वो अपनी मर्जी के लोगों को लाकर रखते हैं, फिर इन्हें गायब करा के तनख्वाह ले रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की बातें शायद टेक्निकली ठीक हों, लेकिन कुली तौर पर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हारिस साहब इन नवाबों के साथ और वडेरों के साथ मिलके ये खेल भी तो 70 साल से आप ही खेल रहे हैं ना। आप ही इनको ये सारा कंट्रोल देते हैं और आप नहीं, अगर आपने वाकई वहाँ पर प्रोग्रेस की होती, आम लोगों पर हमने बंदूक का इस्तेमाल कम किया होता, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए होते, वहाँ पर प्रोग्रेस होती, तो लोग इनके चुंगल से निकल चुके होते। हमने भी तो वहाँ पर जानबूझ के सरदारी निज़ाम ही इस्तेमाल किया है। जो सरदार हमारी साइड पे आ जाए उसको फिर हम नवाज देते हैं और जो हमारी साइड पे ना आ जाए उसे मुल्क दुश्मन करार दे देते हैं। तो हमने भी तो इसी काम को, तो जब हम अपनी मर्जी से वहाँ हुकूमतें लाएंगे डमी, तो फिर ये मसाइल तो बनेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि केपी गवर्नमेंट अपना बलूचिस्तान गवर्नमेंट का असल ये जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। जो गवर्नमेंट ही आप चूज करते हैं तो उनको जिम्मेदार कोई क्या ठहरा सकता है? जिम्मेदारी तो फिर आप ही की है। अगली सुन लीजिए। तलाल चौधरी साहब को सुनते जाएं और हैरान होते जाएं। तलाल चौधरी साहब वैसे जब तक वजीर नहीं थे थोड़ी बहुत कोई भी फिर भी मंतकी बात करते थे, जैसे वजीर बनते सर को चढ़ जाती है कोई बात। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कुल 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ चंद हजार लोग ही तो लापता हैं। करो गल। उन्होंने कहा कि अगर चंद हजार लोग लापता हैं तो कौन सा इतना मसला है? 25 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें से अगर चंद लोग लापता हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जाफर एक्सप्रेस से रिलेटेड। उन्होंने 21 मुसाफिरों और 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बहस के दौरान तलाल चौधरी साहब ने तंजीम साजी का जिक्र किया, जिस पर पूरी असम्बली के अंदर कहके लगना शुरू हो गए और कहके भी नून लीग की अपनी तरफ से लगे। और उसके साथ साथ बुशा बीबी पर भी तलाल चौधरी साहब ने तनकीद की। और मैं यही कहूँगा कि बहुत ही डिसटेस्टफुल माहौल था पूरी की पूरी असम्बली का। कहके लगाए जा रहे थे, तनकीदें की जा रही थी। 25 जानों की, लगता है कि ये तो 25 कहते हैं, लेकिन अब जावेद चौधरी साहब का नंबर है तो उसमें 80 और डाल लीजिए। तो इनके नज़दीक इन जानों की कोई औकात नहीं, कोई कीमत नहीं। ये वहाँ पर ठट्ठा उड़ाया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था। अगली खबर, सोशल मीडिया पर FIA के मुबैना अफसर की कॉल लीक करने का मामला। मॉडल और एक्ट्रेस नादिया हुसैन, उनके खिलाफ अब पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जो नादिया हुसैन है, उनके शौहर को फ्रॉड के केस में FIA ने, बैंक फ्रॉड के केस में FIA ने, शायद 54 करोड़ के बैंक फ्रॉड के केस में उनके शौहर को FIA ने गिरफ्तार कर रखा है। जो नादिया साहबा हैं, इन्हें किसी शख्स ने किसी फेक नंबर पर FIA का ऑफिसर बन के, अब किसी को नहीं पता वाकई फेक है या हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, अब वो कह रहे हो कि ये फेक है। बहरहाल FIA का एक डायरेक्टर बन के या ऑफिसर बन के उनको एक कॉल की और उनसे रिश्वत मांगी कि मैं आपके हस्बैंड को छुड़वा सकता हूं अगर आप मुझे ये पैसे दें। उन्होंने वो जो कॉल थी उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके स्क्रीनशॉट उन्होंने FIA को भी बताया और सोशल मीडिया पर भी वो पोस्ट कर दी और साथ लिखा कि ये कॉल फ्रॉड लग रही है। उसके बावजूद नादिया हुसैन को चुप करवाने के लिए या आप उनसे पैसे बनवाने के लिए, मेरी समझ से बाहर है क्या होगा मकसद इसके पीछे। अब FIA ने उनके ऊपर पीका एक्ट के तहत जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। समझ से बाहर है कि अगर वो ये कह रही हैं कि ये कॉल फ्रॉड है तो फिर उनको आज़ादी दीजिए, उनके फ़ोन के ऊपर कॉल आई है। अगर ये जुर्म है तो वो तो उस शख्स का है जिसने फ्रॉड कॉल की है। जिसको रिसीव हुई वो अगर लोगों को बता रहा है कि मुझे ये कॉल रिसीव हुई है, तो उसमें फ्रॉड की कौन सी बात है? बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है वो आपके सामने ही है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।